हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम एनसीईआरटी का जीएस कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के पूरे 3000 क्वेश्चन का टारगेट है। पूरे 3000 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक है 6 से 8 तक हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे 6 से 8 तक की एनसीईआरटी कवर होगी, हम फिर उसके बाद 9 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी की बुक हम कवर कर रहे हैं, उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इधर इकोनॉमिक्स और साइंस, सभी जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो 3000 क्वेश्चन की श्रृंखला को आप ज़रूर पूरा करिएगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं और रात में 9 बजे आपकी एससीईआरटी की क्लास चलती है। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी जिसने भी पढ़ लिया उसका जीएस कभी वीक हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड। ऑप्शन सही हो जाता है बी, अरुणाचल प्रदेश। अपातनी जनजाति मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जायरो घाटी में ये केंद्रित है। ध्यान दीजिएगा, जायरो घाटी की ये जनजाति है, जायरो घाटी की जनजाति है ये। और इस जनजाति की कुल संख्या लगभग 60,000 के करीब है। तो अपातनी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? तो अरुणाचल प्रदेश का। और ये ध्यान दीजिएगा, जायरो घाटी, जायरो वैली की ये मुख्य जनजाति, यानी कि पूरी जो संकेंद्रित है, सेंटर्ड है, ये जायरो वैली में ही सेंटर्ड है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? विकल्प है दक्षिण गंगोत्री, उत्तरी गंगोत्री, यमुनोत्री या कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ये, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। और आपको बता दें, इस क्षेत्र में भारत के अन्य अनुसंधान केंद्र भी हैं। कौन कौन से? मैत्री और भारती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर बी सही होता है, मुंबई में। परमाणु कार्यक्रम के संबंध में, उसके बारे में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था टाटा एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन कब हुआ? अगस्त 1948 में हुआ। लेकिन इस दिशा में प्रगति तभी प्रारंभ हुई जब वर्ष 1954 में, यानी कि 1954 में ट्राम्बे में परमाणु संस्थान की स्थापना हुई। ट्राम्बे कहाँ पर है? मुंबई के पास ही है। तो इस संस्थान का नाम बदल करके 1960 में, ध्यान दीजिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। तो जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, ऑप्शन से आपको मैंने बताई कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम कब बदला गया, 1960 में। शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक, तो ट्राम्बे में है। और ट्राम्बे कहाँ पे? मुंबई के पास है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। जो क्वेश्चन पूछा गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो उत्तर आपका बी सही हो जाता है, मुंबई में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग किसके बराबर होता है? कालावधि का वर्ग किसके बराबर होता है, यानी कि केपलर का नियम आपको बताना है। केपलर का नियम आपको पता होगा तो आप बता ले जाएंगे। साइंस का क्वेश्चन है, आप इसे ज्योग्राफी का भी समझ सकते हैं, वैसे फिजिक्स में भी है। केपलर का नियम, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है, घन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। केपलर के नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग, सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल यानी आवर्तकाल समय
का जो वर्ग होता है अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस, देखिए सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? धूमकेतु किसके गिर्द घूमते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, सूर्य। ऑप्शन सी सही हो जाता है, सूर्य। धूमकेतु सौर मंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? सौर मंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं और ये परवलयाकार और अंडाकार पथ से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परवलयाकार इनका पथ होता है या अंडाकार पथ होता है, इसी पथ पर ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये धूमकेतु बने किससे होते हैं? अधिकतर जो धूमकेतु होते हैं बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और अन्य कुछ पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक के मिश्रण होते हैं, मिश्रण से ये बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये धूमकेतु में मिली होती हैं। आप सभी इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के ये बने होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और धूमकेतु के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन से? पहला है नाभि, दूसरा है कोमा, तीसरा होता है पूंछ। तो ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, मध्य रात्रि सूर्य का क्या मतलब है? मध्य रात्रि सूर्य का मतलब आपको बताना है, विकल्प कौन सा सही होगा। सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ये होता है मध्य रात्रि सूर्य का मतलब। मध्य रात्रि सूर्य एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल घटना है जो ग्रीष्म काल में उच्च अक्षांशों यानी कि ध्रुवीय वृत्त की तरफ अगर हम जाते हैं तो ध्रुवीय वृत्त में ये देखी जाती है। ये जो प्राकृतिक घटना है मध्य रात्रि सूर्य की घटना। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान सूर्य इन अक्षांशों पर उस समय भी चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्य रात्रि का समय होता है। अक्षांशों पर जो अक्षांशीय वृत्त हैं, ध्रुवीय वृत्त हैं, उन पर ये सूर्य तब तक भी चमकता रहता है, उस दौरान भी चमकता रहता है जब कि पृथ्वी के अन्य भागों में मध्य रात्रि का समय होता है। तो इसलिए मध्य रात्रि ये सूर्य कहा जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, लिंक को शेयर करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपकी लाइक से, आपके शेयर से हमें एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और आप लोग शेयर करते हैं तो सभी स्टूडेंट तक पहुंचता है, हमारी मेहनत सफल होती है तो सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। मैंने आपको एसटीईआरटी में सेम लाइन का मतलब टॉपिक पढ़ाया है। जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तो इसमें सेम लाइन आपकी आई थी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? अपरदन, अपक्षयण, व्यापक विनाश या निम्नीकरण। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, अपक्षयण कहलाता है। अपक्षयण चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन द्वारा ढीली पड़कर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। तो अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना ये कहलाता है अपक्षयण कहलाता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? भौम जल, तालाब, झीलें या ग्लेशियर। ऑप्शन डी सही हो जाता है, ग्लेशियर। मीठे पानी की कुल मात्रा का लगभग 68.7% ध्रुवीय बर्फ और हिमनदों के रूप में है
जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में और 0.9% अन्य रूप में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर हम मीठे पानी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, ग्लेशियर के रूप में। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए, आपकी रिप्लाई का हम वेट कर लेते हैं। 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं। आप लोग नाराज हो जाते हैं कि टाइम बहुत कम मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, गंगा डेल्टा। ऑप्शन सी, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा है। गंगा डेल्टा का निर्माण किससे होता है? गंगा डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा संयुक्त रूप से होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये किससे बनता है? गंगा डेल्टा जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। और किस देश में फैला हुआ है? तो ये किस देश में नहीं, किस किस देश में? तो भारत और बांग्लादेश। पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा आपका यहाँ पर बन जाता है, इस डेल्टा में किन वनों की, किन वृक्षों की, सॉरी वनों की नहीं, किन वृक्षों की अधिकता होती है? तो सुंदरी वृक्षों की अधिकता होती है। इसी कारण से इसे सुंदर वन क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इस डेल्टा में सुंदरी वृक्षों की अधिकता वाला सुंदर वन क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर? गंगा डेल्टा में। और गंगा डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। तो इस तरीके से जब आप कोई क्वेश्चन पढ़िए तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको जरूर जानना चाहिए। जैसे गंगा डेल्टा आपने जान लिया, ये बनता कैसे है, कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, इसकी खासियत क्या है? तो सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। और सबसे मेन तो इसे लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज जब भी एग्जाम्पल में ये पूछी जाए, क्वेश्चन में कोई भी वस्तु है वो गहराई से कम गहरी दिखाई दे रही है, या फिर जैसे ये आपने सिक्का फेंका पानी में तो ये जितना पानी उससे थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, या फिर पेंसिल आपने ऐसे डाली तो थोड़ी सी तिरछी दिख रही है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ये अपवर्तन की वजह से होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरण ताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। तो तरण ताल के तल से आने वाली जो तल होता है, तल से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं सघन माध्यम यानी कि जल से विरल माध्यम, जल से जब विरल माध्यम यानी कि वायु की ओर जाती हैं, वायु की ओर जाने पर अपवर्तित होकर ये जो लंब होता है इससे ये दूर हट जाती हैं। तो ये अपवर्तन का नियम है। इसे आप डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे प्रकाश के चैप्टर में, साइंस या सीईआरटी जब पढ़ाएंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? कौन सा दूरदर्शी हम यूज करते हैं, या कौन सा सूक्ष्मदर्शी, या कौन सा लेंस यूज करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है, पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव मतलब टेरेस्ट्रियल, टेलीस्कोप। पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग किया जाता है। टेरेस्ट्रियल आपको लिख देते हैं यहाँ पर, टेरेस्ट्रियल, टेलीस्कोप। और इस प्रकार के दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली होती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस ये पूछा गया है, उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली होती है
तो दोनों टर्म अगर कभी भी आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है डायोप्टर किसकी इकाई है? आपको बताना है डायोप्टर किसकी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। लेंस की क्षमता की, या लेंस की फोकस दूरी की, या प्रकाश की तीव्रता की, या ध्वनि की तीव्रता की। सभी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से हैं और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लिया तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जीएस के लिए इतना आप मान करके चलिए। इवन आईएएस पीसीएस के एग्जाम भी लोग यही पढ़ करके क्वालिफाई कर जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ये लेंस की क्षमता की। डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को यानी कि रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है यानी कि उल्टा होता है, उसे हम कहते हैं लेंस की क्षमता। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर है, अगर हम एफ मीटर में फोकस दूरी माप रहे हैं तो उसकी जो क्षमता होगी P इज इक्वल टू 1/f होगी। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम में होगी 1/f डायोप्टर होगी, क्योंकि इकाई क्या है, डायोप्टर है, तो आगे आप डायोप्टर लिखेंगे। जैसे कोई भी आप लंबाई माप रहे हैं तो उसे लीटर में तो लिखेंगे नहीं, मीटर में लिखेंगे। आपको मैंने बताया है मापन का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ाया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है कितनी? 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड या 2 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड लोलक, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। सेकेंड लोलक वह लोलक होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडों का लोलक या सेकेंड लोलक वह लोलक होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देखिए ये 6 से 8 की बुक का मैटर आप लोग देख रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग। ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, प्रतिक्रिया है। न्यूटन का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, तो न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार, इनका जो थर्ड लॉ है, इनके अनुसार इनका थर्ड लॉ है क्या? प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिमाण लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं तो ये परिमाण में तो बराबर होगा, जो इसकी मात्रा है वो बराबर होगी आपको, लेकिन ये विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया देगा। जिधर आप बल लगाएंगे वो भी उधर से आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा, प्रतिक्रिया उतने ही बल के साथ मिलेगी, लेकिन डायरेक्शन इसका उल्टा होगा। तो जब पत्थर को ठोकर मारा जाता है तो व्यक्ति को चोट लगने के पीछे क्रिया और प्रतिक्रिया का ही सिद्धांत कार्य करता है। आप ठोकर मारते हैं तो वो भी उसी बल के साथ रिप्लाई करता है, दिशा चेंज होती है, आप उस पर मारते हैं, वो आप पर मारता है। तो हमें जो चोट लगती है पत्थर की वजह से नहीं लगती, हमारी वजह से लगती है। हम क्रिया करते हैं तभी पत्थर प्रतिक्रिया करता है, नहीं तो पत्थर मेरे पास थोड़ी ना आता है कि आओ हमें मारो फिर हम तुम्हें मारते हैं, है कि नहीं? तो फिर हमारी जो सोच होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट भी आता है। तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया जो होगी अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छा होगा, कहने का यही मतलब है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? पवन की गति किससे मापी जाती है? अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या डोजीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, एनीमोमीटर। पवन की जो गति है, वेग है, इसको मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कैंसर निम्नलिखित में से, कैंसर नहीं, पहली बात कांसा है ये, ठीक है? तो ये कांसा है। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातु से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आराम से आप लोग विकल्प देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है, तांबा और टिन।
कांसा यानी कि ब्रॉन्ज तांबा और टिन की मिश्र धातु है। इसमें जो तांबा का परसेंट होता है 88% होता है और टिन का जो परसेंट होता है 12% होता है। 100 में से 88 गया तो 12 ही बचा। इसका उपयोग क्या होता है? बर्तन या मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, ठीक है, और मेडल बनाने में भी किया जाता है, ब्रॉन्ज मेडल। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट साइट के फैक्ट आपको बताते चले सभी आप लोग याद करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन है, एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे। सभी स्टूडेंट, आप सभी के लिए बहुत ही सिलेक्ट करके खोज करके क्वेश्चन लाया जा रहा है आपकी एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट, सल्फर या फास्फोरस? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है पेंसिलों में। ये कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोगों को कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब चलिए फटाफट से हम यहाँ पर कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन। जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है सबका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए फटाफट से लास्ट में सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। रिवीजन से क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है एक बार से रिवाइज हो जाता है और वो अच्छी तरीके से आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? विकल्प बी सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन बी सही होता है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग किसके बराबर होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का मतलब है ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सब कुछ डिटेल में आपको बता चुके हैं। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही होता है, अपक्षेण कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवालभित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं? ऑप्शन बी सही होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ऑप्शन डी, ग्लेशियर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है, ग्लेशियर। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा ऑप्शन सी सही होता है, गंगा डेल्टा। क्वेश्चन हमारा है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, अपवर्तन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? ऑप्शन ए, पार्थिव दूरदर्शी। नेक्स्ट है, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ए, लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। एसआई मात्रक है इसका, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही होता है, 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एनीमोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, आपको मैंने बताया, ऑप्शन सी, तांबा और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट, सल्फर या फास्फोरस? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का यूज पेंसिलों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जीएस का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए,
आज का सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल में रिप्लाई करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इस ऑप्शन से रिलेटेड जानते हो सब कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखेंगे। कमेंट सेक्शन आपका चैनल, आपका सारा कमेंट सेक्शन पूरा भर दिया करिए। जितना भी कुछ पता हो, जितना मन करे पूरा लिख दिया करिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कुछ भी गलत रहेगा तो आपस के स्टूडेंट उसको सही करेंगे। और जब भी गलतियों को आपको बताया जाए तो आपको बुरा नहीं मानना है, उसमें सुधार करना है। सुधार करते करते आप आगे बढ़ रहे हैं तो जो भी आपको बता रहा है कमियां, वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन जो इग्नोर कर रहा है वो हेल्प नहीं कर रहा है। तो कमियों को एक्सेप्ट करके उसमें सुधार करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे की कमियों को बताते रहिए और कमियों को बताने के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज आप में ज़रूर जुड़ती रहेगी। तो इसी के साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। आपका जो ब्लॉग वाला चैनल है उस पर भी आप लोग चले जाया करिए। जो भी वीडियो डालते हैं तो आप लोग देख लिया करिए। अच्छा लगेगा, आप लोगों का माइंड भी चेंज हो जाएगा। एकदम से किताबी कीड़ा बन करके नहीं रहना है। जब हम अपने इतने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं अपने लिए, तो आप लोग भी अपने लिए ज़रूर निकाला करिए। तो 10 मिनट का ही टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुनमुन ब्लॉग्स, उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग ज़रूर उस चैनल को विजिट कर लिया करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया करिए, कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ ही मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।